नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त उपेंद्र सिंह राघव आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 पर आपका स्वागत करता हूं। तो पिछला हमने कुछ मोटिवेशनल स्पीच दी है, तो आप उसे अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो जाएं प्लीज़ और जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और फिजिक्स में हमने पढ़ लिया था कहाँ तक, अपवर्तन तक। तो जो दूसरा नियम होता है उसका जो अब मैंने बताना मैं भूल गया था उस दिन, अपवर्तन का जो रूल नंबर 2, भाई जो दूसरा नियम बताया था मैंने उसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा चीजों को, जाइए पुरानी वीडियो देखिए क्या था स्नेल का नियम, रूल नंबर 2 क्या था अपवर्तन का। ठीक है, तो जाइए और देखिए जाके। चलो छोड़ो, यहीं बता देता हूं। स्नेल का नियम क्या था? जब दूसरा नियम ये था, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं हम? जब हमसे एंगल पूछे जाएंगे किसी भी चीज के तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 थीटा 1 जब एंगल में पूछी जाएंगी ये चीजें। ठीक है, और ए एन डब्ल्यू वाला मैंने बताया ही था, एयर, ठीक है, वाटर। तो उसे कैसे लिखते हैं? जैसे हम नियतांक है, कोई नियतांक है तो उसे हम कैसे लिखेंगे? ए एन डब्ल्यू। ये किसका अपवर्तनांक पूछा जाएगा हमसे? किस चीज का अपवर्तनांक पूछा जाएगा? यहां पे क्या है, आप इस चीज से समझना, अगर ऐसा कहीं लिखाई दे तो आप समझ जाना कि कोई प्रकाश की किरण वायु से जल में, वाटर में जा रही है। डब्लू एन ए लिखा होगा, डब्लू ज्यादा बड़ा हो गया, डब्लू एन ए लिखा जा रहा है, तो वो क्या होगा? इसी का जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा? जल से वायु में। ठीक है, सघन से विरल में भी। यहां पे क्या था? विरल से सघन माध्यम में, विरल से सघन माध्यम में। दोस्तों कंसंट्रेशन आप बिल्कुल बना के रखेंगे अगर चीज़ों को समझते रहेंगे। और कमेंट्स नहीं कर रहा है कोई भी पढ़ाई को लेके, अगर स्टूडेंट देख भी रहा है कोई तो प्लीज़ कमेंट करो, बताओ चीज़ों को क्या सही है क्या गलत है, सही अच्छा लग रहा है क्या लग रहा है। ठीक है, यही है स्नेल का नियम, यही है। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो इसे रीड आउट करें और अपवर्तन का दूसरा नियम याद रखें। याद रखना क्या है? हमने ग्राफ बताया था, उसी के अनुसार आपको याद रखना है। अपवर्तन कोण आ रहा है, ठीक है, आप मतलब आपतन बिंदु है वहां पर, और क्या हो रहा है? आपतित किरण आ रही है, वहां पे आपतन बिंदु है, वहां से क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, वो विरल से सघन माध्यम में हो रहा है। अब मैं एक चीज ऐसी पढ़ाऊंगा ना जिससे हमारा एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से इसे जल्दी से लिख लो, जिसने नहीं लिखा है नोट आउट कर लो। ठीक है, जल्दी से लिखो क्या है। ठीक है, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, बताना क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल, इसे क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण
क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। अब वो वाला भी दूसरा नियम याद रखना है हमें। हर चीज को याद रखते चलो तो इजीली आप किसी भी चीज को समझ जाओगे, ठीक है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण क्या होता है? अब हम देखना किसकी बात करेंगे, हम यहां पर केवल सघन माध्यम की बात करेंगे। किस चीज की बात करेंगे? सघन माध्यम की बात करेंगे हम केवल यहां पर, सघन माध्यम की ही बात करेंगे बस यहां पर। इसके नीचे क्या है? सघन माध्यम है। कोई भी माध्यम समझ लो आप, जल समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। बस ये चीज याद रखना कि सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण, याद रखना ऊपर से नहीं आएगी, इसमें ऊपर से नहीं आ रही है, हमने वाटर भर रखा है या ग्लास है, उसके नीचे से कोई मतलब रे जा रही है, फोटोन जा रही है, तो याद रखना जब कोई रे जाती है, जब कोई किरण आपतन कोण से, उसका आपतन कोण क्या होगा? अधिक होगा। क्रांतिक कोण, वो आपतन कोण अधिक हो जाएगा, अविलंब से जितना दूर हटेगी तो वो एक समांतर रेखा में चली जाती है। किस में चली जाती है? समांतर रेखा में चली जाती है। किस में चली जाती है? समांतर रेखा में। तो क्या होता है? क्रांतिक कोण। यही होता है क्रांतिक कोण। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, ठीक है, तो आपतन कोण का मान अधिक हो जाता है। ये क्या है? ये आपतन कोण है। क्या है ये? रिफ्लेक्ट आपतन कोण है। ये क्या है? ये आपतन कोण। अभिलंब अगर हम डालेंगे तो ऐसे ही तो डालेंगे। ये क्या है? आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतन कोण। और ये क्या है? एक समांतर रेखा थी, एक सतह थी, उसी में कैसी जा रही है? हमारे पैरेलल हो जा रही है वो चीज। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। सुनते जाना आप लोग, ठीक है। जब कोई एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो उसके आपतन कोण का मान अधिक होने के कारण वह रेखा उस उन दोनों माध्यमों के बीच की रेखा के समांतर हो जाती है। तो वो कौन सा कोण होता है? क्रांतिक कोण होता है। वो कौन सा कोण होता है दोस्तों? क्रांतिक कोण होता है। अब इसे हम डिनोट करते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से, हम किससे डिनोट करते हैं? सी से, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं इसे हम। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें क्या, इसकी अगर हम इसे क्या प्रेजेंट करेंगे, इसे हम मतलब क्या बताएंगे? तो एक चीज याद रखना दोस्तों, ठीक है, एक चीज याद रखना। क्या चीज? साइन सी। अरे सी इज इक्वल टू क्या होगा? जो इसका अपवर्तनांक होगा, क्या होगा? इसका अपवर्तनांक होगा, इसका अपवर्तनांक और इसका अपवर्तनांक। अब मैं तुम्हें सिंपल डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। अभी तक तुमने सुनी है जो मतलब किताबों में मिलेगी या आपको कहीं भी मिलेगी। मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। विरल माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्शन इंडेक्स बोलते हैं हम। किसे? अपवर्तनांक को, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? सघन माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हमसे कोई क्रिटिकल एंगल या फिर क्या पूछ लेता है, क्रांतिक कोण, कि क्रांतिक कोण क्या होता है या फिर क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? विरल माध्यम का अपवर्तनांक एक किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तनांक को, किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को
किन्हीं दो माध्यमों के अनुपात को क्या बोलते हैं हम? विरल क्रांतिक कोण कहते हैं, सॉरी क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रांतिक कोण की डेफिनेशन। एक चीज याद रखना, ये कब होगी? ये सघन माध्यम में ही होगी। और ये दूसरी चीज कब होगी? कि जब आपतन कोण का मान अधिक होगा। ठीक है, आपतन कोण का मान अधिक होगा। काफी सारे डायग्राम हैं, आप देखना कभी टाइम मिले तो आपको बुक में काफी सारे डायग्राम है। मैंने सीधा सीधा बताया विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम का अपवर्तनांक दो, मतलब किन्हीं दो माध्यमों का अपवर्तनांक, विरल माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है, दो ही माध्यम होते हैं। तो दो माध्यमों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक और सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। अब क्रांतिक कोण की एक बात है, ये बात याद रखना। क्या बात है? क्रांतिक कोण की एक बात बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। क्या है वो? कि C क्रांतिक कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इससे क्या पता चलता है? लैम्डा को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य या फिर वेव। ठीक है, लैम्डा क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य या फिर वेव। क्रिटिकल एंगल हमेशा तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उससे क्या पता चलता है हमें? ये पृथ्वी के ताप या वायुमंडल के ताप पर डिपेंड करता है और तरंग दैर्घ्य पर। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं इसका, सिंपल सा। जैसे मैंने आपको एक क्लास में बताया था विबग्योर, किसी को याद है? विबग्योर। तो सबसे जो कम है तरंग दैर्घ्य वो किसकी है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है? हमने पढ़ा था कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य 3800 से, मतलब यहां से 7800 से 3900 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? ठीक है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? इसकी होती है। किसकी? रेड कलर की। और अगर हम बात करें इस कलर की, वॉयलेट कलर की, तो वो कितनी होती है? 7800। अब आप कह रहे होगे सर यहाँ पे तो 7800 लिखा है, यहाँ पे 3900 लिखा है। बेटा एंगस्ट्रॉम की वैल्यू देखना जाके कि कितनी माइनस में होती है, समझ रहे हो? जो चीज जितनी ज्यादा माइनस में होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही कमजोर होगी, उसकी उतनी ही तरंग दैर्घ्य कमजोर होगी। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये चीज हो गई। चलो, क्रांतिक कोण में और कुछ बचा है क्या? हाँ, क्रांतिक कोण में और कुछ बचा है क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्रांतिक कोण खत्म हुआ तो याद हुई ना, ताप पर और तरंग दैर्घ्य पर, वेव पर हमेशा निर्भर करता है क्या? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अनुक्रमानुपाती किसके? तरंग दैर्घ्य के। तो वो किसके अनुक्रमानुपाती हुआ? तरंग दैर्घ्य के। तो जितनी हमारी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? ताप पर और वेव पर। ठीक है, तो याद रखनी है कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने इसीलिए ये थोड़ा डीपली पढ़ाया है क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण
आंतरिक परावर्तन ये चीज याद रखना, पूर्ण आंतरिक। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या हुआ, क्या हो रहा है, खुद सोचो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या हुआ। अब देखना एक चीज, ये क्या है, विरल माध्यम है। क्या है ये, विरल माध्यम। ये क्या है, सघन माध्यम। क्या है ये, सघन माध्यम। इस पे से कोई किरण जा रही है, समझना मेरी बात को। इस पे से क्या जा रही है, कोई किरण जा रही है, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। वो कैसे, सुनते जाओ, बस आप सुनो और समझो बात को, बस उस चीज को ना यूटिलाइज कर लो, उस चीज को अपने अंदर डाल लो, बस सुन के ऑब्जर्व करके। और जितना लिखता जा रहा हूं सब कुछ अच्छी तरह से मतलब राइट डाउन करना। जब मैं लिख रहा हूं किसी चीज को, मैं बताता हूं तो मैं बताता हूं खड़े होकर, जैसे मैंने कल पूरे टाइम में खड़ा रहा, मैंने कुछ नहीं बताया ऐसा जो आपको लिखना चाहिए। जो बातें बताई होंगी वो शायद आपको ऑब्जर्व करनी थी, अपने माइंड में डालनी थी, बस उतना ही बताया। अगर आपने डाली होंगी तो आप फॉलो अप करो उन चीज़ों को और आगे बढ़ो। लाइफ में कभी भी स्टेबल नहीं रुकना, एक साइड रुक गए ना तो वहीं पे धोखा खा जाओगे दोस्त। अगर समय आपको सिखाएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी, और समय के साथ आप बदल गए तो कोई तकलीफ नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखना। तो मैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई किरण जा रही है, कोई फोटोन जा रही है, समझ रहे हो, वो क्या कर रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जा रही है। और इसमें एक कंडीशन होती है, इसके भी दो ही रूल होते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, रूल नंबर 1 हम यहीं पे खत्म कर देंगे, समझने के लिए हम रूल नंबर 1 यहीं पे खत्म कर देंगे। रूल नंबर 1, रूल अगर हम 1 की बात करें तो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, अभी के अभी ख़त्म करेंगे। तो आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमेशा सघन माध्यम में होता है, ये है रूल नंबर 1। पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में होता है, सघन माध्यम में होता है बेटा। किस में होता है, सघन माध्यम में, हमेशा सघन माध्यम में ही होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, रूल नहीं पढ़ा रहा हूं अभी मैं, मैंने आपको रूल समझाया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहां पे होता है। अब देखते जाओ, जब कोई एक किरण, एक फोटोन सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, सघन माध्यम है, विरल माध्यम की तरफ जाती है, तो वह अपवर्तन ना होकर, अपवर्तन क्या था, सघन माध्यम से जा रही है या विरल माध्यम से जा रही है, जानी चाहिए ऐसी, जानी चाहिए कैसी, ऐसी, लेकिन क्या कर रही है, अपवर्तन थोड़ी ना हो रहा है भाई, जो इस तरफ झुकेगी, समझ रहे हो, या फिर इस तरफ चली जाएगी, ये क्या है, अपवर्तन है। अगर हम इसको खत्म कर दें, इसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो ये दोनों चीजें हो रही है ना, ये पथ से विचलन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने पथ से विचलन हो रहा है, तो इसे अपवर्तन कहते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन क्या हो रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये ऐसी ना जाकर सीधे ऐसी आ जाएगी, कैसी आ जाएगी, जैसा हमने जस्ट परावर्तन में पढ़ा था, सॉरी ये ज्यादा दूर हो गई है, जैसा हमने जस्ट परावर्तन में पढ़ा था जस्ट वैसा ही है, बट वो क्या था, विरल माध्यम था। कौन सा माध्यम था, विरल माध्यम। ये बातें आपको याद रखनी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में होता है, सघन माध्यम में होता है। किस में होता है, सघन माध्यम में। उसमें क्या है कि एक कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में गई, सघन माध्यम में पहुंचने के बाद
विरल माध्यम से गई या कैसे भी गई, सघन माध्यम से जा रही है वो प्रकाश किरण। आप इस चीज को भूल जाओ कुछ देर के लिए कि ऐसा कुछ था। आप ये चीज याद रखो कि सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम की तरफ जा रही है, ठीक है। उसके बाद अपवर्तन ना होकर वह परावर्तित हो रही है, अपवर्तित हो रही मतलब परावर्तित हो रही है उसी माध्यम में, उसी माध्यम में क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डायग्राम को बहुत ही अच्छी तरह से देखो और बिल्कुल समझ जाओ, ठीक है। ये क्या है, कोई भी बात हो, ये इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग रे है, ठीक है। वही रहेगा पूरे प्रकाश में, पूरे लाइट के चैप्टर में आई और आर ही कॉमन रहेगा। ये बात आप अपनी दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से डाल लो, मतलब समझ लो, बिल्कुल सुन लो, कुछ भी कर लो, चाहे आई और आर लिख लो अपने मतलब कॉपी के बिल्कुल जस्ट ऊपर जो लाइन ऐसे होती है ना, वहां पर आई और आर लिख लो कि इन्हीं का गेम है। पूरे लाइट के चैप्टर में इन्हीं का गेम है। लैम्डा और सी ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी, ये तो छोटे देर के लिए। अब मैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं। जब कोई एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। अब मेरी बात सुनना, आपतन कोण का मान अगर ये सुनते जाना, देखो बस अभी, जब कोई एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है हाँ, तो आपतन कोण का मान जो होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा। अब आप सब अपना दिमाग लगाओ, मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो ये जानता हूं कि मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा। अब आप सब अपना अपना ये वैभवशाली दिमाग खर्च कीजिए कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। क्रांतिक कोण कहां पे होता, आपतन कोण क्या है, ये वाला कोण जो यहां पर बन रहा है अभिलंब पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा। कैसा पड़ेगा बेटा, ऐसा पड़ेगा। अब इस चीज को हम डिलीट कर देते हैं, ये तो हमने समझने के लिए लिया था कि अपवर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, अभिलंब है। तो ये और ये और ये क्या है, आई है, ये क्या है, आर है। बिल्कुल परावर्तन ही समझ लो आप, परावर्तन ही है। हम भाई टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, टी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो परावर्तित ही तो होगी। आपतन कोण का अगर क्रांतिक कोण होता तो वो कहां होता बेटा, यहां पर होता, और ये यहां पर जाता, नहीं, वो यहां पे होता और यहां पर मुड़ जाता। जब क्रांतिक कोण का जो मान होगा वो आपतन कोण से अधिक हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जब क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी किरण। ये क्रांतिक कोण जो है ना वो पहले अगर ऐसा जाता तो सीधा चला जाता, अब क्रांतिक कोण का मान क्या हो गया है, अधिक हो गया बेटा। क्या हो गया है, आपतन कोण से क्रांतिक कोण का मान अधिक हो गया है, तो उसकी वजह से किरण परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बस आपतन कोण का मान जब कोई एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इंसिडेंस एंगल जो होगा वो अधिक हो जाएगा, किससे, क्रिटिकल एंगल से। उसकी वैल्यू किससे इंक्रीज हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल से। इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्रिटिकल एंगल से, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बस बेटा यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके बहुत सारे हमने वो देखे हैं, इसके दो नियम होते हैं। आपको पहला नियम क्या समझाया था मैंने, कि ये केवल सघन माध्यम में होगा, और दूसरा नियम क्या समझाया था मैंने, कि आपतन कोण का मान, नहीं दूसरा नियम नहीं समझाया था मैंने, दूसरा नियम यहीं पे लिख लेते हैं, जस्ट यहीं पे लिख लेते हैं, दूसरा यहीं पे लिख लेते हैं रूल नंबर, जो मैंने इसमें बताया, जो डेफिनेशन आपको इसमें लिखनी है। जब क्रांतिक कोण, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बस यही है बच्चों, पहला क्लियर, दूसरा भी क्लियर। पहला क्या था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें होगा, सघन माध्यम में। किसमें होगा, सघन माध्यम में। और दूसरी चीज क्या बताई है मैंने, कि आपतन कोण का मान अधिक हो जाएगा किससे, क्रांतिक कोण से। ठीक है, तो दूसरा भी क्लियर है हमारा। अब हम ये देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं जरा। एग्जाम्पल देखते हैं किसके, TIR क्या पढ़ा है मैंने अभी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहला क्या है, हीरे का अत्यधिक चमकना। समझ रहे हो ना मेरी बात को। डायमंड जो होता है वो सबसे कीमती क्यों है, आप उसे ऐसी जगह रख दो जहां पर कुछ भी ना हो, फिर भी उसमें से एक लाइट जलेगी। ये बात आप हमेशा याद रखना। आप डायमंड पे अगर एक रे डालोगे ना, एक रे, केवल आप एक फोटोन छोड़ दो, मतलब अंधेरे में रख दो, कतई बिल्कुल अंधेरे में, तो उस पर केवल एक फोटोन छोड़ दो। अगर आप कभी और चीज कोई रख के देख लेना, आप एक शीशा रख के देखना, आप एक ऐसी चीज रखना जो रिफ्लेक्ट करे, जिसमें परावर्तन हो, तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्ट, एक फोटोन जाएगी ना तो एक फोटोन कर देगी। इसका क्या होता है, डायमंड का क्या होता है, फर्स्ट क्या है, हीरे का अत्यधिक चमकना। तो डायमंड से याद रखो, जो कॉपीराइट कर रहे हैं कॉपीराइट करते रहे अच्छे से। डायमंड का एक चीज याद रखना कि क्या होता है, आपने अगर एक फोटोन छोड़ दी और इसे अंधेरे में रख दिया तो वो पूरा डायमंड कुछ इसी ही शेप का होता है। कैसे शेप का होता है, त्रिभुज का, छोटा सा होता है। हमेशा ये बात याद रखना, डायमंड किस शेप का होता है, त्रिभुज का, ट्रायंगुलर होता है डायमंड। कैसा होता है, ट्रायंगुलर। डायमंड पर आप एक फोटोन छोड़ो, प्रिज्म नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कभी प्रिज्म समझने लगो कि हाँ भैया 7 रंग निकल रहे हैं, विबग्योर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डायमंड पढ़ा रहा हूं, बहुत छोटा सा होता है। इसमें क्या होता है, जब कोई एक विरल माध्यम से जा रही है, पूरी बात सुनना, विरल माध्यम से कोई एक फोटोन जा रही है, वो क्या होगा, क्रांतिक, मैंने बताया आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो उसमें क्या होता है बच्चों, 24 डिग्री एंगल। अगर किसी डायमंड में 24 डिग्री एंगल, जैसे जो वो होते हैं ना सोने चांदी वाले होते हैं, वो डायमंड रिंग रखते हैं, तो अगर जो अच्छे हस्तकलाकार होते हैं पहले जमाने में, जैसे कोहिनूर है अपने इंडिया का है, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के पास में, इंग्लैंड वाले ले गए, तो वो उसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, उसमें जो कारीगरी करी गई है ना, वो किस एंगल पे करी गई है, 24 एंगल पे। सब में होती है कारीगरी, सब में होती है। डायमंड में क्या होता है, छोटी सी चीज होती है कि डायमंड में हल्के हल्के कटेज होते हैं। जैसे अगर ऐसा है ना वो, तो उसकी इस शेप में, मतलब आप समझ नहीं सकते, आप अपनी मतलब नॉर्मल आइज से, जैसे हम नॉर्मल फिगर में देखते हैं कोई चीज, तो आप उसकी कटिंग को, जो उसमें कटिंग होगी, आप उसे नहीं देख पाओगे। ठीक है, वो माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें कितनी कटिंग है। अगर वो कटिंग 24 डिग्री एंगल पर करी गई है देखकर, मतलब समझकर, वो बहुत बड़े भाई कलाकार होते होंगे जिन्होंने पहले जो कोहिनूर हीरा था
उसे 24 डिग्री एंगल पर ही सारे उसकी जो परतें हैं वो काटी हैं। उसमें रिफ्लेक्शन इतना होता है कि आप अगर एक फोटोन को भेज दो इसमें, किधर से भी भेज दो, कहीं से भी, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर ही समा जाएगा। उसे ही बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वो बाहर आ ही नहीं पाएगा, इसके ऐसे 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 ऐसे, मतलब ट्रायंगुलर शेप में मूवमेंट करता रहेगा। क्या करता रहेगा? मूवमेंट करता रहेगा। वही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कितने डिग्री एंगल पे होना चाहिए? जो डायमंड की कटिंग है 24 डिग्री एंगल पर होना चाहिए वो डायमंड। हर डायमंड चमकेगा। पहली बात आप ये ध्यान रखना कि हर डायमंड चमकेगा, बट मैं बहुत अच्छे डायमंड्स की आपको प्राइस वैल्यू बता रहा हूं, जो पोर्शियस होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं ना, मैं उन डायमंड की बता रहा हूं। जैसे कोहिनूर बहुत ही अरबों रुपए की संपत्ति है, वो एक छोटा सा इतना सा हीरा, ठीक है। तो वो किस वजह से है कि उन्होंने, मतलब जो कलाकार थे उस समय के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसे तराशा गया था उसे, ठीक है। तो वो चीज है इस वजह से। अब जैसे हम कहते हैं 24 कैरेट का सोना, कोई खरीदने जाता है, भाई 24 कैरेट का सोना होना चाहिए, तो वो सबसे वैल्यूएबल माना जाता है। तो इस वजह से आप ये बात याद रखना कि जो डायमंड होता है वो बहुत पॉर्शियस या बहुत कॉस्टली कब होगा? जब वो 24 डिग्री एंगल की उसमें कटिंग की होगी। ये बात आप हमेशा याद रखना। डायमंड, हर कोई डायमंड किससे निकलता है भाई? कोयले की खान से डायमंड निकलता है। आपको एक फैक्ट बताता हूं, आपने एक मूवी देखी होगी KGF, बहुत से लोगों ने। कौन सी मूवी? KGF। ठीक है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड फाइनरी। ठीक है, ये हमारे देश में है, अभी भी है, ये हकीकत है कि KGF कभी ज़माने में हमारे देश में ही पाया गया था। ब्रिटिशों ने उसकी खूब खुदाई करी, उसमें से खूब कोयला निकाला, उसमें से खूब मतलब सोने जवाहरात हीरे जितने निकले सब ले गए। कोयले से ही हमें मतलब डायमंड हीरे की प्राप्ति होती है, ये बात आप याद रखना। हमारी सरकार ने, आपको एक जर्नल अवेयरनेस का मतलब क्वेश्चन बता रहा हूँ, हमारी सरकार ने अभी कोरोना से पहले, अगर कोरोना नहीं चलता तो अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो उसमें कोलार गोल्ड रिफाइनरी के बारे में दिया था। उसकी नीलामी करने के लिए बहुत से देशों को निमंत्रण पत्र भेजे गए थे, ठीक है। अगर कोरोना से पहले की बात करें, हम फेब या जनवरी की बात करें, तो ये एक सच्ची घटना, फिल्म के मुताबिक नहीं बता रहा हूं मैं एक खान के मुताबिक बता रहा हूं, जो कि हमारे देश को बोला जाता था कि जहां पे भी खोदा जाता था वहां पे सोना, हीरे जवाहरात निकलते थे। तो हमारे देश सोने की चिड़िया था एक टाइम पे, आफ्टर ब्रिटिश सरकार या बिफोर ब्रिटिश सरकार या मुगल सरकार, जो भी बहुत सारे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप सर से, तो उनसे ज़रा थोड़ी कायदे से पढ़िएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं हमारे सर। तो ये चीज़ है, ठीक है, समझ में आया ना? 24 डिग्री एंगल पर। रेगिस्तान दूसरा क्या है, समझ गए होगे? रेगिस्तान, अरे भाई, रेगिस्तान में मरीचिका, मिराज, क्या बोलते हैं इसे? मिराज, क्या बोलते हैं? अगर हम यूएस में कन्वर्सेशन करें इसका, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मिराज। क्या? मिराज। वो आप प्रैक्टिस करना जाके, मैं अच्छा बोल लेता हूँ शायद। मिराज, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये किसकी वजह से हमें रेगिस्तान में पेड़, अगर हमने पेड़ देखा, थोड़ी दूर चले हमने तो उसकी पेड़ की छाया देख रहे हैं हम जमीन पर, हमने थोड़ी दूर चल रहे हैं, हमें पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है। रेगिस्तान में मरीचिका की बात कर रहा हूँ। हम गर्मियों में, मई जून के महीने में आप सब ही गाड़ी या व्हीकल से कभी चले होंगे, तो उसमें क्या है, उसमें हमने पानी देखा होगा सड़कों पे। किस पे देखा होगा? पानी देखा होगा सड़कों पे। तो मैं उसका एक आपको छोटा सा वो आपको क्लियरफाई करता हूं कि क्यों दिखता है, ठीक है। अच्छा, गर्म हवा हल्की होती है,
या भारी होती है, या ठंडी हवा हल्की होती है या भारी होती है। जो हॉट एयर होती है हमारी, हॉट एयर, उसका वेट ज्यादा होगा। क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आप सबसे, जल्दी जवाब दो मुझे इसका, कमेंट्स करो जल्दी से, मुझे पता लगे कि कितने लोगों को पता है। और जो कोल्ड एयर होती है, ठंडी हवा होती है, उसका वेट ज़्यादा होता है। किसका वेट ज़्यादा होता है? इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होता है? जल्दी से मुझे कमेंट करिए और क्वेश्चन पूछिए, अगर कुछ भी चल रहा है दिमाग में जल्दी से मुझे बताइए कि किसका वेट ज़्यादा होता है। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सब अपना कॉमन सेंस एकदम खोल के रखना। जर्नल अवेयरनेस नाम की चीज, साइंस छोड़ दो। साइंस तो, साइंस कौन लिखता है यार? साइंस हम जैसे या आप जैसे लोग ही लिखते हैं, जो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीपली सोचते हैं, माइंड को लगाते हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो उन्हें क्लैरिफाई करते हैं और बुक्स में राइट डाउन कर देते हैं, वही साइंस है। कोई कहीं से फॉर्मूला अलग से लेके नहीं आया है, बस उसने उस फॉर्मूले को नाम दिया है, उसकी खोज करी है, उसे रिलेट किया है चीज़ों से, जो आसपास की चीज़ें हैं उसे साइंस कहते हैं। ठीक है, वही लोग हैं, हम सब, आप सब, सब वही हैं। तो अब एक चीज़ देखना आप, गर्म हवा हमेशा, हॉट एयर की बात करें अगर हम, तो गर्म हमेशा बहुत ही हल्की होती है। लाइटेस्ट वेट किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। वो एक अलग गैस है। अगर हम केवल हवा की ही बात करें तो गर्म हवा कैसी होती है? बहुत ही हल्की होती है। लाइटेस्ट वेट होता है इसका, गर्म हवा का। ठीक है, समझना आप बात को। दूसरी चीज़ क्या है? इसका वेट क्यों? अब देखना, आप देखते जाना, मैंने बता दिया, आपने मान लिया, चलो ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको क्लैरिफाई करूंगा। एक बात बताओ मुझे, अगर भट्टी में से आग निकल रही है तो उसके पास अगर आप दूर से ऐसे हाथ लगाओगे, मतलब अब सर्दियों के मौसम आ रहे हैं, सब लोग सिकाई करेंगे, आग जला लेंगे, उसके पास खड़े होकर सिकाई करेंगे। तो अगर किसी जगह ज़्यादा मतलब तापमान है, ज़्यादा तापमान है, तो वो क्या करेगा? फैलाएगा। मतलब सूर्य है तो उसके पास अभी तक कोई जा नहीं पाया है, तो वो क्यों नहीं जा पाया? उसका जो वो है ना एरिया, वो इतना इतना ज़्यादा भाई क्रैक फुल है, अगर कोई भी जगह तो मर ही जाएगा, वो जा ही नहीं सकता। कोई भी चीज़ ऐसी बनी ही नहीं है जो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सर्वाइव कर सके। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सर्वाइव कर सकें। तो उसमें इससे ज़्यादा एनर्जी है, इससे ज़्यादा एनर्जी है, इससे ज़्यादा एनर्जी है, तो भाई सब बेकार हो जाते हैं। अब आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं क्यों बता रहा था आग के पास, तो वो अपनी चीज़ों को हटा देती है, जो गैस वायुमंडल में जो प्रेशर है उसे रिलीज कर देती है। अगर गर्म हवा हो गई तो वो वायुमंडल के प्रेशर से हट जाती है, वो एकदम ऊपर उड़ने लगती है, उसमें जो गैसें होती हैं बेकार की वो निकल जाती हैं। हम पानी को बॉईल क्यों करते हैं? जो भी हानिकारक एलिमेंट, एटम जितने भी सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, सब निकल जाते हैं भाप के द्वारा, ऊपर वेपर के द्वारा सब ऊपर निकल जाते हैं। तो और दूसरी बात सुनो कि कोल्ड एयर ठंडी क्यों, मतलब वेट उसका लाइट वेट ज़्यादा क्यों होता है? तो आप एक बात बताओ, आपने कभी देखा है सफोकेशन? वर्ड सुना है? सफोकेशन क्या होता है? आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है? पानी में हवा में पानी की वैल्यू मिल जाती है, उसे उस दिन बोलते बहुत आर्द्रता है। आज तो केमिस्ट्री में है, पढ़ देंगे हम बाद में, बहुत वैल्यू है। तो वो क्या होती है? जब आप किसी को वाटर से H2O प्लस एयर, कोई भी गैस है, वो पानी के संपर्क में आ गई, जल के संपर्क में आ गई, तो वो कैसी हो जाएगी? भारी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बात है। तो कोल्ड एयर का मतलब क्या है? ठंडी हवा। ठंडी हवा कब होती है? जब उसमें पानी मिल जाता है। अगर कहीं खेत में पानी लग रहा हो तो वेपर वाष्प बन के पानी उड़ता है, सबको पता है, ऊपर उड़ता है। तो उसके पास की जो हवा होती है, या तो अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी है
और हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, तो उससे अगर कोई गुजरेगा ना तो उसे लगेगा क्या डाल दिया ये गरम गरम सा, मतलब गरम गरम पानी। और अगर वहीं पर हवा चल रही है तो आप कभी उस खेत के पास से निकलना तो आपको बड़ा ठंडा ठंडा लगेगा, क्योंकि जितनी भी वाष्प बन रही है ना वो जैसे चल रही है ना, एयर में चल रही है, तो वो उतनी ही ज़्यादा ठंडी होती चली जाती है। हमारा जो सौरमंडल कैसा है, वो बहुत ठंडा है। कैसा है? ठंडा है। वहाँ पर बिल्कुल भी आपको गर्मी फील होगी नहीं सौरमंडल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कोई किरण अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, मैंने कैसे बताया था? मैंने बताया था बाय द व्हीकल, बाय द स्कूटर, बाय द कार, कुछ भी आप रोड पे चला रहे हो, अगर वो इन्फिनिटी तक चलेगी तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर वो किरण किसी से टकराएगी नहीं, सौरमंडल की बात करूं मैं अगर, तो वहां पर कैसा होगा? सब ठंडा होगा। भाई समझ रहे हो ना? जब तक प्रकाश परावर्तित नहीं होती है। तो इस बात को समझना। अब मैं कहां से लिंक करके कहां पे जा रहा हूं, कहां से लिंक करके कहां पे जा रहा हूं। अब सुनो मेरी बात। सन है भाई, पृथ्वी है, सुनते जाना। रेगिस्तान में मरीचिका क्यों होती है, और तुम्हारा क्या बताया था मैंने दूसरा, सड़क पर हमें पानी क्यों दिखाई देता है, तो सुनते जाना। यहाँ से लाइट्स आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है। रेगिस मतलब एट द टाइम ऑफ मई एंड जून, सूर्य जो है वो पृथ्वी की धरातल, पृथ्वी के संपर्क में बहुत ही पास होता है। क्या होता है? पृथ्वी के बहुत ही पास होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सूर्य की जो किरण हैं वो बहुत ही स्पीड से आती हैं, और पास में आने के बाद, अगर मैंने बताया कि कोई भी चीज़ इसके पास नहीं जा पाई, जब हम जिससे इससे जितना दूर चले जाएंगे उतनी ही इसकी किरणें कैसी हो जाएंगी, धीरे धीरे डल होती जाएंगी, ठीक है। उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, हमारी पृथ्वी की चारों तरफ सतह भी है, तो वो सब चीज़ें भेदने के लिए जितनी दूर तक, भाई विस्फोट होगा। मान लो अगर आप कमरे में बैठे हो और कमरे में ही बम फट जाए तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा, आपको ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आप कमरे के बाहर खड़े हो तो आपको कम नुकसान होगा, आप घर के बाहर खड़े हो तो और कम नुकसान होगा। तो वही वाली बात है, हम जितना इसके पास होंगे उतनी ही ज़्यादा ये हमारी सतह को कैसा करेगा, गर्म करेगा। अब हमारी सतह कैसी हो गई, गर्म हो गई, तो इस पे जो सतह की वजह से जितनी भी हमारी हवा थी वो कैसी हो गई, गर्म हो गई। अब इधर की हवा सुनो, आपको एक और बात बता दूं, हमारे यार्ड में जितना भी हमारा यार्ड है, एक टाइम पे जाके ना हवा नॉर्मल हो जाती है। कैसी हो जाती है? नॉर्मल। वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो या 25 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, इतनी स्पीड से चलती रहती है। आपके यहाँ तो रुक जाएगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, चलेगी तो 100-200 किलोमीटर स्पीड से चलेगी, तूफान आ गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वायुमंडल में एक ऐसा मंडल होता है जहाँ पर एक हवा का मतलब प्रेशर जो है वो बहुत ही कम होता है। तो आप मेरी बात यहाँ पे सुनो ज़रा। अगर आपको एक कोई बर्तन दिया जाए, उसे गर्म कर दिया जाए, उससे कहा जाए आप छुओ, तो आप क्या छू पाओगे? हाथ जल जाएंगे ना, नॉर्मल सी बात है। तो जब किसी सतह पर अवशोषण ज्यादा हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है किसी एनर्जी का, क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है किसी चीज का, तो आपने एनर्जी का रूल पढ़ा ही है, E = mc²। तो वो क्या करेगा? द्रव्यमान परिवर्तित होगा एनर्जी में, एनर्जी परिवर्तित होगी इसमें। तो आप सीधी सीधी बात सुनो, जब कोई प्रकाश किरण आती है तो इस सतह को गर्म होने की वजह से वह हवा कभी ठंडी नहीं हो पाती जल्दी से। जब तक यह सतह ठंडी नहीं होगी तब तक वह हवा ठंडी नहीं होगी। और हल्की हवा क्या करती है? भागती है ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ भागती है। किस लिए? कि मैं बहुत ज़्यादा जल गया हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा जल गई हूँ, मुझे थोड़ा ठंडा नेचर चाहिए, जिसकी वजह से हमें थोड़ी शांति मिल पाए। तो ठीक है, ये बात समझना आप। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या सीन हो रहा है? इसकी वजह से दो माध्यम क्रिएट हो गए। आप समझते जाना मेरी बात को। यहां पर विरल माध्यम, यहां पर कैसा माध्यम? यहां पर विरल माध्यम हो गया,
भाई सतह जब गर्म हुई तो गैस बहुत ही ज्यादा हल्की हो गई, उसकी वजह से कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया, सतह गर्म होने की वजह से, सतह गर्म होने की वजह से। और जब सतह गर्म नहीं थी, सतह कैसी थी, सतह सामान्य सतह, कैसी सतह, सामान्य सतह, तो वहां पर कैसा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। इस माध्यम के, माध्यम भाई कभी डिपेंड नहीं करता कि ये भाई हाथ है तो ये सघन है, ऐसा कुछ नहीं है। माध्यम हमेशा इस चीज पे डिपेंड करता है, अपेक्षाकृत होने पर, अपेक्षाकृत। विरल माध्यम, विरल माध्यम यहां भी होना चाहिए था क्योंकि हवा की ही बात कर रहे हैं, एयर की ही बात कर रहे हैं, बट हम सघन माध्यम क्यों लिख रहे हैं, हवा की बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम सघन माध्यम लिख रहे हैं। भाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाई ये सतह गर्म है, यहां पर गर्म हवा है, गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, तो ठंडी हवा का अपवर्तनांक कितना हुआ, ज्यादा हुआ। ये बात समझो आप, ठंडी हवा का अपवर्तनांक कितना हुआ, ज्यादा हुआ। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक टाइम पर जाके, जैसे हम आगे चलते जाते हैं, हम ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो जो गर्मी की वजह से जो एंगल बनता है, एंगल जो बनता है हमारी आंखों पे, वो कितना बन जाता है, 41 डिग्री। भाई दोस्तों, बच्चों, कोई नहीं बताएगा ये बातें, बहुत ही 0 to मतलब 100 लेवल तक का मैंने सारा समझाया, अपना जितना प्रयास था ना पूरा भरसक लगा दिया है। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, बिल्कुल अटेंशन होके सुनते रहो। कह रहे थे सर कि आप जल्दी से जल्दी खत्म कर देते, इसे 2 मिनट की बात थी, नहीं, समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर की ही बात कर रहे हैं हम, और उसमें कौन से माध्यम आ रहे हैं, दोनों ही विरल माध्यम आने चाहिए थे, लेकिन उसमें सघन और विरल दोनों आ रहे हैं। तो भाई गर्म हवा कैसी होती है, हल्की होती है, इसकी वजह से वो ऊपर चली जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, 41 डिग्री का एंगल बन जाता है। मैंने पहले क्या समझाया था, हीरा 24 डिग्री एंगल बना रहा था, ये 41 डिग्री एंगल की वजह से क्या होगा, हमें मरीचिका दिखाई देती है हमारी आंखों पर। इन दोनों माध्यमों में हम भाई मान लो यहां चल रहे हैं, इसे मिटाता हूं मैं, हम मान लो यहां पर हैं, हमारी ये पोजीशन है, हम यहां पर हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन यहां पर है, वो जब यहां पर देखता है ना तो उसे प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ दिखाई देगा कहीं पर भी। रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर ऊंचा नीचा धरातल होता है, जो तरंग दैर्घ्य होती है वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ऊंचा नीचा धरातल होता है तो 2 तरंग दैर्घ्य होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, तो उनकी वजह से हमें क्या होता है, भ्रम पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है, और वो एंगल कितने एंगल का होता है, 41 डिग्री एंगल का होता है, जिसकी वजह से हमें आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बना दिखाई देता है रेगिस्तान में। और हमें पानी इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर वो ये उसे सघन माध्यम ऊपर होगा, विरल माध्यम नीचे होगा, तो हम जब यहाँ से चल रहे होते हैं ना, तब भी यही अनुपस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगें कैसी करती हैं, हमें भ्रम पैदा कर देती हैं, और 41 डिग्री एंगल बन जाता है हमारी आंखों का दूर से देखने पर किसी चीज़ को। तो उसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, रेगिस्तान में मरीचिका और चलती हुई सड़कों पर पानी, गर्मी के दिनों में विरल और सघन माध्यम की वजह से भ्रम पैदा हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो एक और एग्जाम्पल है, बस ख़त्म करते हैं जल्दी से जल्दी। 3rd एग्जाम्पल है हमारे पास, एक परख नली है, सॉरी एक बीकर है जिसमें एक परख नली टेढ़ी करके रखी हुई है। कैसी रखी हुई है दोस्तों, टेढ़ी करके हमने कोई परख नली रखी हुई है। इसमें पूरे में वाटर भरा हुआ है, वाटर फुल फिल है, यहाँ पर भी हल्का हल्का पानी है। आप तो सब समझदार हैं, बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं बातों को, समझ जाओ। ये वाटर है, ये टेस्टिंग ट्यूब है, परख नली है, हाँ ठीक है, ये क्या है, बीकर है। अब सुनना, जब कोई ये क्या है, यहाँ पर इतने में ही पानी भरा है,
इससे ऊपर पानी ही नहीं है। किससे ऊपर? मतलब यहां तक है, उससे ऊपर पानी नहीं है। तो समझना मेरी बात को, जब कोई प्रकाश की किरण यहां से चली, ठीक है, यहां से जा रही है, तो वो क्या हो रही है? यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है। कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है? क्यों? क्योंकि इसके आधे अंदर क्या है? वाटर है, और यहां पर जो निर्वात है, यहां पर क्या है? निर्वात। मतलब निर्वात का मतलब क्या होता है? एयर है। क्या कहते हैं? एयर है। ठीक है, ये वाटर है, ये बीकर है, इसमें परख नली रखी हुई है। जब कोई प्रकाश किरण, सुनो, 2-3 सघन माध्यम हो जाते हैं इसमें, सुनते जाना। जब कोई प्रकाश किरण एक मतलब जल से गुजरती हुई खाली परख नली पर गिरेगी, तो वो क्या करेगी? यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्यों होगा? यहाँ पे तो विरल माध्यम भैया, सीधे आएगी, इसे क्रॉस कर जाएगी, अपवर्तन होगा या परावर्तन हो जाएगा, मतलब अपवर्तन हो जाएगा, इसमें नॉर्मल सी बात है। लेकिन वाटर के जहाँ तक लेवल है, जहाँ तक वाटर का लेवल है, अगर हम यहाँ पे देखने लगे, जहाँ तक वाटर का भरा हुआ लेवल है, अगर हम यहाँ पर देखने लगे तो हमें चमकीलापन दिखाई देगा। कैसा? रिफ्लेक्शन दिखाई देगा लाइट का, चमकती हुई दिखाई देगी। कैसी? चमकती हुई दिखाई देगी। वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यहां पर निर्वात होता है बच्चों, निर्वात होता है। और यही परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से पूर्ण परावर्तन हो जाता है। समझ रहे हो? इसमें ये बात याद रखनी है कि आपतन कोण का जो मान होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से निर्वात की वजह से, अगर इसमें पानी भरा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें पानी नहीं भरा है, इसमें खाली हवा है, निर्वात है, वैक्यूम है। तो जिस वजह से क्या होता है, ये अंदर का जो रिफ्लेक्शन है ना, अंदर का जो रिफ्लेक्शन है वो यहां तक तो जाता है, तो क्या हो जाता है? 2 माध्यम बन जाते हैं एक तरीके से। तो इसकी जो सतह है ना, वो क्या कर जाती है? पूर्ण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाती है दोस्तों। क्या कर जाती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो यहां तक जा पाएंगे, इनकी तो औकात है कि ये यहां तक जाएं, बट इनकी औकात खत्म हो जाती है, क्योंकि 2 माध्यम एक साथ क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज आपका हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन खत्म कर दिया, TIR, और आपका क्रिटिकल एंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा मैं, अब दर्पण पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब इसके बाद दर्पण की क्लास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपना प्यार बढ़ाते रहो यार। मतलब दुख पहुंचा रहे हो तुम मुझे, लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, अच्छे व्यूज़ नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है। प्यार बांटो। अब खुद पढ़ के मतलब अमीर होना चाहते हो, एकदम से सिलेक्शन तुम्हें ही मिल जाए, भैया पहुंचाओ ना सब तक। देखो ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, अगर तुम अपने तक सीमित रखोगे तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक, और परीक्षा 247 को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।